अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, सबसे पहले बात करेंगे ऐवान ज़ेरीं यानी कौमी असम्बली का। हमने देखा सीज़ फायर के बाद कल कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने अपनी तकरीर मुकम्मल की, लेकिन लफ्जी गोलाबारी दोनों तरफ से सीज़ फायर के बाद भी जारी है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि जी चले, बजट में से पीटीआई की एक बात उनको अच्छी लगी है, कहते हैं गधों की तादाद में इजाफा हुआ है पीटीआई की हुकूमत पर। हमाद अजहर साहब भी खामोश नहीं रहे, खड़े हुए और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को नाबालिग करार दिया और उसके बाद कहा कि ये हमें बताएंगे कि किस तरह से बजट बनाना है। इन्होंने तो खुद, इनकी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, इनकी कारकर्दगी नहीं है। साथ ही साथ चैलेंज भी दिया, कहते हैं बड़ी बात करते हैं डिबेट की। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारा जवाब सुनते नहीं, ऐवान से उठ के चले गए। लेकिन बात यह है कि पिछले दिनों जो हमने देखा ऐवान में सब कुछ हुआ, उसके बाद तवातुर से बजट के ऊपर क्या बहस हुई, इसका ज़रा हमने जायज़ा लेना है। ऐवान की अगर जनरली कारकर्दगी देखें तो कैसी है? ये तो हमें पता है कि लाखों रुपए खर्च होते हैं इस ऐवान को चलाने के लिए। रोजाना की जो कार्रवाई होती है, तनख्वाहों की मद में हो या दीगर एक्सपेंसेस हो, लाखों रुपए जाते हैं एक्सचेकर की कॉस्ट से, आपकी हमारी जेब से। लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है अवाम को इस सब का? ये जानना है हमने अपने एनालिस्ट से आज ये कि जी पार्लियामान के इजलासों की संजीदगी बरकरार रखने में नाकाम क्यों हैं। और ओपन ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास, अपनी अपनी ऑप्शन का पहले ज़रा इजहार करेंगे। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करिए बेनज़ीर शाह साहबा, महमद सरफराज साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब। आपसे आगाज़ करते हैं बेनज़ीर, आपकी ऑप्शन। नाकाम क्यों है? मेरे ख्याल से क्योंकि पार्लियामान को शायद ट्विटर समझती है हमारी हुकूमत, और हुकूमती वज़रा जो है वो अपने आप को ट्रोल समझते हैं। ठीक है, मज़हर साहब। मैं नहीं समझता कि नाकाम रही है। आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये कि और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। लेकिन ये कहना कि नाकाम हो गई, मेरा नहीं ख्याल। नाकाम कहना दुरुस्त नहीं है। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, चूंकि ये सारे मिजाजन जमहूरियत पसंद नहीं हैं, ये सारे अंदर से जमहूरियत पसंद नहीं हैं, ये सारे सिविलियन डिक्टेटर हैं, इसलिए इन सारों की नज़र में पार्लियामेंट की कोई अहमियत, कोई वक़्त, कोई हैसियत नहीं है। और पार्लियामेंट एक एलीट क्लब बन के रह गया। चंद एक को अकलियत को निकाल कर पार्लियामेंट एलीट क्लब बन गया। पार्लियामेंट एक एलीट क्लब बन गया। एक महमल। अलीना, हुकूमत की अपनी गैर संजीदगी है कि वो पार्लियामेंट्री बिजनेस और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को संजीदगी से लेती ही नहीं, तो फिर जाहिर बात है ऐसा ही होना है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, बेनज़ीर आप क्या दलाइल देंगी? आप समझती हैं हुकूमत इज़ टू ब्लेम फॉर इट? अलीना, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि इस किस्म की इमेच्योर गैर संजीदा गुफ्तगू, देखिए आज भी जैसे बात हो रही थी, जिस तरह हमाद अजहर साहब ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह हमाद अजहर साहब ने जो उनकी तकरीर थी, मुझे नहीं समझ आती कि क्या कोई तकरीर मुकम्मल नहीं हो सकती अगर ज़ाती नोयत के हमले ना किए जाएँ। उन्होंने कहा कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मुंह टेढ़ा कर करके इंग्लिश में बात करते हैं। मतलब क्या इसका क्या मतलब है? क्या हमारे वज़ीर आज़म इंग्लिश में कभी बात नहीं करते हैं? क्या हमाद अजहर साहब इंग्लिश में कभी बात नहीं करते? अजीब सा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ट्रोल्स हैं, और वो जैसे सोशल मीडिया में हमें नज़र आते हैं ट्रोल्स, उसी किस्म के ट्रोल्स अब पार्लियामेंट में आ गए हैं। इस किस्म की वो तकरीरें देंगे, उनकी बड़ी तो उनकी शाबाश होगी। और जैसे इरशाद भट्टी साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बहुत से हमारे सियासतदान पार्लियामान को अहमियत नहीं देते, ख़ास तौर पे ये हुकूमत। आप उनकी कानून साजी देख लें, वो जिस तरह कानून साजी करते हैं, या तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी करनी है या फिर एक ही दिन में 21 बिल जो है वो बुलडोज कर देने हैं। तो पार्लियामान की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, हम जितने मर्जी पैसे खर्च करते रहे। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, आप इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नाकाम कहना दुरुस्त नहीं है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पार्लियामेंट से? हमने कितना जज किया है? पिछले 1 साल उठा लें या पिछले 3 साल उठा लें, या अगर हम और ज़्यादा ले लें कि एक कंटिन्यूटी जो रही है पिछले 3 अदवार में, उसमें उसकी जो कमेटीज़ की कारकर्दगी है देख लें, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वो देख लें, माजी का भी अब भी देख लें, ऊपर नीचे होता रहता होगा। जाहिर है और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए पॉलिटिकल, अगर पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो बाकी मेंबरान भी इंटरेस्ट लेंगे, ऊपर नीचे होता रहता लेकिन होगा। हम 1 साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे पार्लियामेंट से कि कर रहे थे? और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और ज़्यादा चाहिए। लेकिन नाकाम। भट्टी साहब, क्या पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में कोई अच्छा काम नहीं हुआ पार्लियामेंट की तरफ से?
इस सवाल से पहले मैडम शेख बिलावल भुट्टो साहब को कहना है कि मुल्क में बिलाशुबा मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है, लेकिन एक साल में 4 लाख भेड़ें, 21 लाख बकरियां और 12 लाख भैंसें भी बढ़ गई हैं। इनका भी जिक्र कर देते तो मुनासिब होता, उनका इस्तेकाक मजरू ना होता। अब आपके उनका इस्तेकाक यकीनन मजरू हुआ होगा। दूसरी बात यह मैडम शेख के मुझे ये बताइएगा कि मुझे बताएं कि किसने कब पार्लियामेंट को संजीदा लिया है। पिछले 3 साल देख लें, इन 3 सालों में वजीर आजम वो हैं जिन्होंने हर बुध को आना था असम्बली में। ये वही वजीर आजम है जिन्होंने कभी पार्लियामेंट पे लानत भी भेजी थी, लेकिन वो हर बुध को क्या असम्बली में आए। इसके बाद देख लें, जो कैदी होते हैं जब कैद में जाते हैं तो प्रोडक्शन आर्डर्स होते हैं, असम्बली इजलास बुलाए जाते हैं और वो उस इजलासों में आते हैं। अगर कोई बादशाह का मसला हो, यानी अपने आका का मसला हो, यानी अपने बड़े का मसला हो, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वरना कोरम ही पूरा नहीं होता। जितना भी संजीदा माहौल हो, कोरम ही पूरा नहीं होता। 40 लाख रोजाना का खर्चा, 1.5 अरब 11 महीने का। पार्लियामेंट को किसने कब संजीदा लिया? किसने अपने फैसलों का धुआं भी पार्लियामेंट को लगने दिया? किसने पार्लियामेंट में हर सच बोला? किसने पार्लियामेंट को अपने जाती इक्तदार और मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया? किसने पार्लियामेंट को अपनी जात से ज्यादा मुकद्दम जाना? किसने अकलियत को निकाल दे, चंद एक को निकाल दे? पार्लियामेंट में कौन है जो संजीदा होकर बैठता है? कौन है जो हमारे मसले पर बात करता है? कौन है जो अवाम की बात करता है? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, जो हमारे मसले उन पे बात करता है। ये तो तानो मैंने सस नो की लड़ाइयां बन गई हैं। अच्छा, महमल कह रही है, महमल कह रही है हुकूमत ज्यादा कसूरवार है। तूने मेरे मैं ये वाली चीज महमल के पास लेके जाना चाहती हूं। महमल मुझे नहीं बोलने देगा, मैं तुझे नहीं बोलने। भट्टी साहब की बात, ऑपोजिशन भट्टी साहब ने जो ये बात की कि पिछली हुकूमतों ने भी कभी, या पिछली जो 2 सिविलियन हमारी हुकूमती थी, उन्होंने भी पार्लियामेंट को कभी संजीदा नहीं लिया। देखिए, पार्लियामेंट है क्या? एक लेजिस्लेशन मेकिंग बॉडी है। और आप पिछली हुकूमतों का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, पिछली 2 हुकूमतों का, पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कितनी ऑर्डिनेंसेस पास की और कितने कानून लाए, और फिर उसको आप कंपेयर करें कि पीटीआई ने कितने कानून बनाए और पीटीआई ने कितनी ऑर्डिनेंसेस लाए, और आपको उसी से पता चल जाएगा कि पीटीआई के लिए पार्लियामेंट की कितनी अहमियत है। भट्टी साहब, ये भी देख लीजिएगा कि यूसुफ रजा गिलानी के अलावा कौन सा वजीर आजम पार्लियामेंट में आया। ये भी देख लीजिएगा पार्लियामेंट में किस वजीर आजम ने खड़े होकर झूठ बोले। ये भी देख लीजिएगा पार्लियामेंट को किसने चीट किया। ये भी देख लीजिएगा पार्लियामेंट में कितना खर्चा आया, कितनी मरतबा कोरम की निशानदेही, तो गिनवाने को बहुत सी चीजें हैं ना, कितनी मरतबा। हम तो तब्दीली के वादों दावों पे बैंक करके आपसे सवाल करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पिछली हुकूमतों ने ज्यादा किया, लेकिन पार्लियामेंट है क्या? पार्लिमान, सुप्रीम, मुकद्दस, तकद्दुस। पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदों की एक जगह। क्या अवाम वहां डिस्कस होते हैं? कभी भी नहीं होते। महमल, देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि पहले दिन से इस हुकूमत ने एक टोन सेट कर दी थी इस पार्लियामेंट की, जब से ये हुकूमत आई है। और वो पहले दिन से था कि ये हुकूमती मोड में कभी नहीं आए, ये ऑपोजिशन मोड में फ्रॉम डे 1 रहे हैं, या वो जो कंटेनर मोड जिसको कहते हैं ना, ये उसी में रहे। पहले दिन से पॉइंट स्कोरिंग, पहले दिन से ताने तशने, नेम कॉलिंग, इस तरह की जो चीज़ें। फिर जो है, जिस तरह अभी बेनज़ीर ने भी बात की कि इन्होंने कितनी कानून साजी की है, और आप पिछली सालों को देख लें, 18वीं तरमीम इसी पार्लियामेंट से हुई थी, पास कंसेंसस के साथ हुई थी। उससे बड़ा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। अच्छा, फिर एक सेकंड लीना, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। फिर ये है कि देखिए, ये इस हुकूमत ने किया क्या है, तूफान बदतमीजी। हम हमेशा ये कहते हैं, मैंने पहले भी ये बात की कि बजट की स्पीच के अंदर अपोजिशन तो अपने काम, जो इस तरह की चीज़ें वो करते ही हैं, लेकिन हुकूमती अरकान को हमने कभी ये करते हुए नहीं देखा था। ये किताबें फेंकना हो, गालियां देना हो, अपोजिशन के साथ इस तरीके से लड़ाइयाँ करनी हो, ये कोई हुकूमत नहीं करती। फिर इनको क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी तकरीरों के अंदर ये टॉक शो समझते हैं कि ये कोई मीडिया की चीज़ समझते हैं, जहाँ पर हुकूमत को ब्लेम किया जा सकता है। देखिए लीना, देखिए बात ये है कि क्या हुकूमत को ब्लेम किया जा सकता है? जब अपोजिशन के पास मौका आया, क्या उन्होंने अवाम की तवक्कुआत पे वो पूरा उतरे?
देखिए अलीना, ऑपोजिशन जो है वो चीज़ें तो रेस करते हैं, पॉइंट्स रेस करते हैं, इशू रेस करते हैं, और ऑपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत से सवालात किए जाए। बात ये है, आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने कितने जवाब दिए आज तक ऑपोजिशन के सवालात के बजाय इसके पर्सनल अटैक्स, किसी को साहिबा कह दिया जाए, किसी के बारे में ट्वीट कर दी जाए, किसी के बारे में जुमले कसे जाए। नहीं अलीना, मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर हुकूमती अराकीन जो है वो किसी के ऊपर बहुत गलीज किस्म के जो हैं वो जुमले जो है कसते हैं या इस तरह की जो चीजें कहते हैं, साहिबा कोई कह दे, फिर इसी तरह की ट्वीट भी होती हैं, तो ये जो चीजें ना, ये हुकूमती अराकीन हुकूमत के ऊपर ज्यादा। बिलावल ने कही क्या वो करनी चाहिए थी? देखिए अलीना, बात ही होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। ये हुकूमत, आप मुझे बता दें कितनी दफा वजीर आजम साहब ऑपोजिशन के अराकीन को मिले हैं, कितनी कोविड आ गया, पुलवामा हुआ और इतने बड़े बड़े इश्यूज हुए, क्या आज तक वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं ऑपोजिशन के साथ बैठकर इसके ऊपर काम करूंगा? कभी मिले, कभी कोई उन्होंने इसके अंदर संजीदगी दिखाई? जी, लेकिन ऑपोजिशन की भी तो महमल लेकिन ऑपोजिशन की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्या बिलावल ने जो आज कहा वो दुरुस्त था? देखिए लीना, बिल्कुल ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसमें ये ऑपोजिशन को बरी जिम्मा नहीं करार दे रही, मैं ये कह रही हूँ कि टोन सेट करनी होती है एक हुकूमत। जब आप हुकूमत ही अगर इस तरीके से स्टार्ट करेगी, उसकी टोन इस तरह की पार्लियामेंट की सेट करेगी, तो फिर उसके बाद ऑपोजिशन भी होना नहीं चाहिए कि उस लेवल पे उतरना नहीं चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन भी फिर उसका इस तरह से जवाब देती है। इस हुकूमत को सिवाय मीडिया के ऊपर अपनी जंग जीतने के और वो सब करने के, इनको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, पहली बात ये है कि बिलाशुबा सही कह रही है महमल सरफराज, हुकूमत जो होती है, हुकूमत होती है, उसको पार्लियामेंट को चलाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन क्या होती है? शैडो गवर्नमेंट होती है, आने वाली हुकूमत होती है। अपोजिशन का रवैया देख लें आप इस असेंबली में। अब हुकूमत समझती है अपोजिशन सारी चोर और डाकू है, ये समझते हैं ये सारे सिलेक्टेड है, ये निजाम ही जाली है, ये असेंबली जाली है, ये मैंडेट ही जाली है, और फिर उसी जालीपन में बैठकर तनख्वाहें भी ले रहे हैं, अलाउंसेस भी ले रहे हैं और डिबेटें भी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, 18वीं तरमीम मुतनाज़ तरमीम है। 18वीं तरमीम पे सारे इसलिए इकट्ठे हो गए थे कि सारों ने अपने अपने सेफ हेवंस क्रिएट करने थे। सिंध किसी ने लेना था, पंजाब किसी ने लेना था, बलूचिस्तान किसी ने लेना था, और आज उसका जो हाल हो गया उस 18वीं तरमीम के बाद कि क्या फ्री एजुकेशन मिल रही है हमें, क्या सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, सूबे दे रहे हैं। छोटा अग्री नहीं कर रही, तरमीम के बाद सूबों में क्या तब्दीली आई है? मान लिया बहुत बड़ी कानून साजी है, मैं आपसे आपकी राय का एहतराम करता हूँ, नहीं, लेकिन 18वीं तरमीम के समरात भी थे, वादे भी थे, दावे भी थे, वो पूरे हुए। पढ़ा भट्टी साहब आपने, एक मिनट भट्टी साहब, आपने 18वीं तरमीम का प्रोसेस देखा था कि 18वीं तरमीम हुई कैसे थी? आपको पता है 18वीं तरमीम कैसे हुई थी? जब ये हम तनकीद करते हैं ना कि जी सबने अपने अपने 18वीं तरमीम में पाकिस्तान की जितनी जमातें हैं, बशमूल वो जमातें जो कभी बरसर इख्तिदार नहीं आई, नहीं क्या हुआ था, किस तरह हुई थी? नहीं, एक मिनट, 18वीं तरमीम, एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट बात सुन लें। 18वीं तरमीम किस तरह हुई थी? 8 से 9 महीने डिबेट हुई, इश्तिहार दिए गए, पूरे पाकिस्तान से राय ली गई, पूरे पाकिस्तान से इनवाइट किया गया कि जिसके जहन में जो तरमीम हो वो भेजी जाए। अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करते नहीं है। अगर मुझे कोई एतराज था, XYZ को कोई एतराज था, आज जो लोग 18वीं तरमीम पे एतराज कर रहे हैं उनको अगर कोई एतराज था तो उन्होंने उस वक्त जब अखबारात में इश्तिहार छपे कि भाई जिसको जो तरमीम करनी है, किसी एक ने कोई इस तरह, और ऐसे नहीं है कि तरामीम आई नहीं, कोई 400-500 के करीब तरामीम भेजी, तजावीज़ भेजी गई, उसमें से कुछ इंक्लूड हुई, कुछ नहीं हुई। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कानून साजी के हवाले से इतनी भरपूर डिबेट, इतना भरपूर आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट, यानी आम आदमी वो लोग जो इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और उन सबको इन्वॉल्व किया गया। जवाब ले लेते हैं। और लोग अगर अपनी राय ना दें और बाद में मैं कहूं कि नहीं ये गलत हुई है तरमीम। नहीं, और अलीना भट्टी साहब से जवाब लेने से पहले एक चीज ये कि जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है 18वीं तरमीम के तहत, जिससे पहले छोटे सूबे जो थे वो हमेशा इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एक मसला होता था, तो वो वाली चीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खुश असलूबी से निभाई गई। अभी कोई भी सूबा जो है, 4 सूबों में 3 में तो हुकूमत की, 2 में तो उनकी गवर्नमेंट और 1 में तो उनके एलाइज
है, वो भी नहीं अंडू करना चाहेंगे इसको, क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी छोटे सूबों के लिए बहुत अहम थी। भट्टी साहब से ले लेते हैं इसका जवाब। भट्टी साहब, देखिए ये बड़े खूबसूरत वादे हैं, दावे हैं, नारे हैं, बातें हैं। छोटे सूबों की महरूमी ते छोटे सूबों की खुद मुख्तारी ते छोटे सूबों में अवाम को क्या मिला? 18वीं तरमीम के बाद मैंने मान लिया, आप जो मजहर भाई ने कहा मैं मनोअन मान लेता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि उसके बाद क्या किया, क्या सूबों ने तैयारी की? हेल्थ, सेहत, एजुकेशन, किसी मामले में सूबों ने क्या किया? पैसे ले लेते हैं, सारा कुछ आप हेल्थ इंडिकेटर्स उठा के देख लें, बहुत बेहतर हुआ। सिंध के आप हेल्थ इंडिकेटर्स उठा के देख लें भट्टी साहब, 18वीं तरमीम के बाद क्या इंडिकेटर्स है सिंध में? सेहत का निजाम कैसा है? वज़ीर आज़म के पास होता कुछ नहीं है, नहीं। और ये एक चकमा था, ये एक चकमा था, झकावा था, ये इस एक ड्रावा था, बहकावा था, जिसमें सारों ने सेफ हेवन क्रिएट किए। आज सिंध वाले सिंध में बैठे हुए हैं, पंजाब वाले पंजाब में बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान वाले। हाँ, अगर 18वीं तरमीम के बाद आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क आता तो मैं मान लेता। सिंध पंजाब आप कह रहे हैं, बलोचिस्तान को अगर आप देख लें, आप दो बातें कर रहे हैं बेनजीर, बलोचिस्तान को नहीं। अच्छा, मज़ साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। नहीं, भट्टी साहब आप दो बातें कर रहे हैं। देखिए आप दो बातें कर रहे हैं। एक तो 18वीं तरमीम दुरुस्त थी या गलत थी, एक ये बात है। दूसरी बात ये कि 18वीं तरमीम से जो इख्तियारात सूबों को मिले, सूबों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की न की, वो एक है। सूबों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उस तरह नहीं की जिस तरह करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 18वीं तरमीम गलत है। अब अगर सूबे अपनी जिम्मेदारी, तो पिछले 50 साल 60 साल से क्या विफाक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी? नहीं की थी। क्या उस वक्त तालीम का निजाम बेहतर था? नहीं था। क्या उस वक्त हेल्थ का निजाम बेहतर था? नहीं था। क्या उसकी 18वीं तरमीम अगर 1970 में होती तो मुल्क अलग नहीं होता। कर रहे हैं, ठीक है मज़ साहब, जब हम सूबाई हुकूमतों की बात करें, बलोचिस्तान में आज देखिए क्या हो रहा है। अपोजिशन पहले तो एहतजाज करी थी, ताले लगा दिए गए, उसके बाद क्या मुजाहरे हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी तो पार्लियामेंटेरियंस हैं। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं सिंध के बारे में कह सकता हूं, बलूचिस्तान, पंजाब के सूबाई हुकूमतों को जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी 18वीं तरमीम के बाद, वो उन्होंने पूरी नहीं की। और एक और बात, सबसे अहम बात जो है, जो मेरा ख्याल है हम में से कोई डिस्कस नहीं कर रहा, 18वीं तरमीम का मतलब ये था बेनजीर के पास लेके जाना चाहती हूं सवाल, बेनजीर, और सूबों से लोकल गवर्नमेंट्स को जाए। सूबाई हुकूमतों ने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं दिए, बल्कि उनके इख्तियारात, ठीक है, एक सेपरेट डिबेट, उसके ऊपर हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं और बड़ी लंबी बात कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस क्या अपना किरदार निभा रहे हैं? और जो एक्सचेकर उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, उनके लिए क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में जो आज हो रहा है, बेनजीर, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? अलीना, हम बलूचिस्तान को देख के एक स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं पास कर सकते कि सारे सियासतदान ऐसे हैं, सारी ऑपोजिशन ऐसी है। हम पार्लियामान की उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करते हैं, सियासतदानों ने क्या किया। आप हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस की क्या परफॉर्मेंस है पार्लियामेंट में, वो निकाल के देख लें। वो कितनी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स अटेंड करती हैं, वो कितने बिल प्रेजेंट करती हैं, वो कितना पार्टिसिपेट करती हैं, वो कितने सवाल पूछती हैं, और फिर आप कंपेयर करें कि वो कितनी एक उनका इम्पोर्टेंट रोल है। तो मेरे ख्याल से हम ये इस किस्म की एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि बस सभी बुरे हैं तो सभी ऐसे। स्वीपिंग स्टेटमेंट में नहीं, ठीक है, ओके जी। ब्रेक लेते हैं जी। बुनियादी सवाल के जवाब में हमारे तीन एनालिस्ट ये समझते हैं कि जी हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। पार्लियामेंट का जो माहौल शुरू से टोन उन्होंने सेट की थी वो शायद सही नहीं रखी गई, इसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते, कहते हैं जनाब दोनों पार्टीज़, और ख़ासकर वो कहते हैं जी तमाम पार्टीज़ जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के आई हैं और वो सब कुछ अपने अपने तहीं कुछ ना कुछ अपने मफादात के लिए ख़राब कर रही हैं। दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। एक अहम इशू हमने डिस्कस करना है, सोशल इशू भी है। JUI से ताल्लुक़ रखते हैं मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, उनके ऊपर और उनके दो बेटों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मदरसे के उनके तालिब इल्म की तरफ से इल्ज़ाम लगाया है कि मुफ्ती अजीज़ ने जिनसी तौर पर इस तालिब इल्म को हरासा किया। और उसके बाद ये वाक़या तब सामने आया, या इसके ऊपर डिबेट तब छिड़ी जब एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गर्दिश में आई। जब वीडियो सामने आई तो कहा जा रहा है इस तालिब इल्म की जानिब से कि जो मुफ्ती अजीज़ के बेटे हैं उन्होंने इस तालिब इल्म को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। जनाब, इसी सिलसिले में मुफ्ती अजीज़
कहते हैं कि इस तरह का जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं, अंडर इन्फ्लुएंस था, मुझे नशावर चीज़ पिला के वीडियो बनाई गई, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले के ऊपर तहकीकात तो चल रही हैं, लेकिन एक ये जो डिबेट छिड़ी है इस वीडियो के मंजर आम पर आने से, उसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं जो कि ना सिर्फ अपने बल्कि अपने अजीज़ो अकारब के वाक़यात भी शेयर कर रहे हैं। ऐसे कुछ वाक़यात मंजर आम पर लेके आ रहे हैं जिसमें स्कूल्स और मदारिस में न सिर्फ जिनसी तौर पर हरासा करने बल्कि बच्चों के साथ तालिब इल्मों के साथ सही रवैया बरतने की शिकायत सामने आ रही हैं। तो अब अपने एनालिस्ट से हमने यही पूछना है कि इससे पहले भी हमने देखा है कि बड़ी इस तरह की शिकायत सामने आती हैं, स्कूल्स हों या मदरसे हों ख़ास तौर पर, तो किया कुछ क्यों नहीं जाता इस सिलसिले में अमली तौर पर? सवाल हमारा कुछ यूँ कि मदारिस और स्कूल्स में जिनसी हरासगी के वाक़यात तवातुर से सामने आने के बावजूद कुछ क्यों नहीं हो रहा है? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनज़ीर, क्योंकि इस पर अभी तक खुल के बात नहीं हो सकती कि ये क्यों होता है, और इसमें जो पावर डायनामिक्स की भी बात नहीं होती। मेरे ख्याल से एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि रेप और असॉल्ट किस किस्म की होती है और उसमें पावर डायनामिक्स का कितना अहम किरदार होता है। एक मैं सोशल मीडिया पे डिबेट पढ़ी थी कि वो कह रहे थे कि ये शायद कंसेंशुअल था तो इसलिए रेप नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, ये बड़ा अहम होता है इस किस्म के असॉल्ट के केसेस में, जो पावर डायनामिक्स होती है जहाँ पे एक तालिब इल्म कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको या तो मदरसे से निकाल देते, जो निकाला होगी तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। खुल के बात नहीं होती इसलिए आप इसको वजह करार दे रही हैं बुनियादी। मैं ज़रा बाकी सबकी राय जानूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आती हूँ। महमल। अलीना, वही बात है कि क्योंकि इस चीज़ को छुपाया जाता है, इस चीज़ से लोग डरते हैं, इस चीज़ को सामने लाने से, और इस चीज़ पे इतनी पर्दापोशी की जाती है बहुत सारी वजूहात की बिना पर, और उसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगी भी क्या क्या वजूहात होती है। लेकिन असल में हमारे मुआशरे में इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल कहते हैं कि इसके ऊपर बात भी ना करें, ऐसे ये हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वही, खुलकर बात नहीं की जाती। कमोबेश आपका भी वही ऑप्शन। भट्टी साहब। मैडम शेख कि मैं फिर उसी बात पे आता हूं, अभी तक अगर 4 बंदों को नामर्द कर बना दिया जाता, 4 बंदों को चौराहों पे लटका दिया जाता, 4 बंदों को सजाएं मिल चुकी होती तो किसी की जुर्रत ना होती ये करने की। ये ऐसे ही हम रोते रहेंगे तो ये ना परसों हम एक और मौजू पे लेके बैठे होंगे, ऑप्शन भी क्लियर कीजिएगा। और भट्टी साहब ने जो मौक़िफ़ पेश किया है इसके ऊपर आपकी क्या राय? देखिए, मेरा ख्याल है दो बेसिक वजह हैं। एक तो जनरली हमारे यहाँ सोसाइटी में डिक्लाइन आया है, मोरालिटी का डिक्लाइन आया है। शायद ये वाक़यात पहले भी होते हों, लेकिन क्योंकि अब मीडिया बहुत, और ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो ये स्टोरीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, वरना शायद ये हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से मौजूद है ये सारी चीज़ें। दूसरा, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अभी हाल ही में एक प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को सज़ा हुई है, और वो पैका का गालबन पहला केस था, कराची यूनिवर्सिटी का गालबन, जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी कई साल की सज़ा हुई है। तो अगर स्पीडी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर हो, स्पीडी ट्रायल्स हों, ठीक है, तो मेरा ख्याल है, और जनरली सोसाइटी में आपके यहाँ जो टीचर्स के लेवल पे, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, हर लेवल पे आप बिल्कुल हम जस्टिस सिस्टम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये सारा सिस्टम शुरू यहाँ से होता है कि वाकयात रिपोर्ट हों। मैं बेनज़ीर की तरफ यही पॉइंट लेके जाना चाहती हूँ। बेनज़ीर, जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा, इस स्टोरी को ही अगर हम मिसाल बना ले तो ये तासुर गया कि जी उसने शायद बदला लेने के लिए किया, उसके मार्क्स सही नहीं आए, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने। आपको क्या लगता है कि ये जो रुझान क्यों बनता है, और उसकी वजह से जो स्टिग्मास अटैच्ड होते हैं फिर बात नहीं हो सकती खुल के? क्योंकि अलीना, मुझे लगता है अभी भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा होता है। अब इस तालिब इल्म का आप ये एग्ज़ाम्पल ले लें कि इसने कहा, वो FIR में पढ़ी थी कि वो पहले जब उसने बताया, या उसकी जो सोशल मीडिया पे वीडियो थी कि मैंने बताया लेकिन कोई माना नहीं, तो फिर उसको वीडियो बनानी पड़ी, वीडियो एविडेंस लेके जाना पड़ा और वो दिखाना पड़ा, तो फिर सोशल मीडिया पे शोर मचा, और फिर ये, और उसके बाद भी उनके कुछ जो कॉलीग्स थे मुफ्ती साहब के, उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट्स उनकी हिमायत की और उनके सपोर्ट में वीडियो स्टेटमेंट निकाले। तो यहाँ पे अभी एक्सेप्ट नहीं हम करते कि ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं मदरसों में। दूसरी चीज़, एक ज़ैनब के केस के बाद एक बड़ी अच्छी डिबेट हमारे मुल्क में हुई थी गुड टच और बैड टच की। ठीक है, इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात यही कर रहे हैं कि इस तरह के हरासगी के वाक़यात जो कि हमने इससे पहले भी सुने हैं, अब भी तवातुर से सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा?
भट्टी साहब, आपकी तरफ यही पॉइंट लेके आना चाहूंगी, क्या आपको ये लगता है वैसे कि मदारिस में ऐसे वाकयात नहीं होते हैं मैडम शेख? जैसे अभी मजहर साहब ने कहा कि रिपोर्ट नहीं होते, रिपोर्ट करें क्यों? फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में खुदा ना खास्ता कोई वाकया होता है तो मैं किस का तरफ जाऊंगा? थाने जाऊंगा, मुझे पता है वो मुजरम या मुलजम जो है वो निकल जाएगा, उस पैसे दे के निकल जाएगा, सिफारिश लड़ा के निकल जाएगा, अदालत जाऊंगा, सारी उम्र मेरा बेटा भी भुगतता रहेगा, इसी में चक्कर में पड़ा रहेगा। और मैं पूरे मुआशरे में अपना मुंह दिखाता फिरूंगा कि अच्छा ये है वो जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसके बच्चों के साथ, भतीजे के साथ या फलां के साथ। जब आप मुकर्रा वक्त में स्पेशल इसकी अदालत नहीं बनाएंगे, स्पेशल प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, स्पेशल इस मुकर्रा वक्त के अंदर इनको पकड़ कर नामर्द नहीं करेंगे, फांसी नहीं देंगे, तब तक मेरे जैसे बंदे या आम आदमी डिस्करेज होंगे, जाएंगे ही नहीं आगे। और जो रिपोर्ट भी अलीना करते हैं उनके साथ क्या होता है? अब इस बच्चे इस लड़के का आप केस ले ले, जिसने रिपोर्ट किया उसके बाद उसको छुपना पड़ा, उसको डेथ थ्रेट्स और उसको धमकियां आ रही थी, पता ही नहीं है किसी को कि वो है किधर। और एलिना एक रिपोर्ट आई थी 2017, वो तो कह रहे हैं मैं खुदकुशी कर लूंगा। हाँ जी, 2017 नवंबर में यही वजह है ना, यही वजह है कि आगे कानून उसको अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, मुआशरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। तो भट्टी साहब, असल बात तो ये है ना, देखिए ये 2017 की नवंबर में रिपोर्ट आई थी एपी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पिछले 10 साल का उन्होंने डेटा निकाला था अखबारी क्लिपिंग्स वगैरह से। तो उन्होंने कहा था कि 359 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस तरह के जो मदरसों वगैरह के अंदर, लेकिन वो बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अलीना में एक चीज कि उन्होंने कहा टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि क्या होता है कि या पुलिस को पैसे दे दिए जाते हैं और ये केसेस रजिस्टर नहीं होते, या फिर विक्टिम की फैमिलीज को कहा डराया धमकाया जाता है कि हम तुम पे फेक केस कर देंगे या इस तरह की चीजें, फिर उस वजह से वो डर की वजह से जो है वो नहीं करते। ये बच्चा भी ब्लैकमेल हो रहा था पिछले 3 साल से। तो ये अच्छा, और एक चीज अलीना मैं कहना चाहूंगी कि वैसे हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हमने पहले भी पार्लियामेंटेरियंस की बात की, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वजाहत तलब की गई थी मलाला यूसुफजई से, उनके एक छोटे से बयान के ऊपर, उनकी एक बात के ऊपर। मुझे बताइए, किसी ने मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब या वफाकुल मदारिस से किसी ने कोई वजाहत तलब की, किसी ने कोई बात की? कोई इस तरह की जब बात होती तो वो कहते जी ये इनफरादी अमल है। जरूर होगा ये इनफरादी अमल, लेकिन क्या इसके ऊपर उसी तरह से बहस होती है, उसी तरह से इसके ऊपर खुलकर बात होती है? अगर ये कोई खातून कोई कपड़े पहन ले या कोई खातून कोई बात कर दे या इस तरह की कोई चीज, एक और चीज भट्टी साहब ने बात की कि कानून तो क्यों नहीं खुल के होती? अलीना, एक और चीज सिर्फ भट्टी साहब ने कानून की बात की। देखिए, कानून का मसला नहीं है, इस हुकूमत ने एक एंटी रेप बिल लाए हैं, बड़ा अच्छा कानून है जिसके अंदर रेप को बड़ा ब्रॉडली डिफाइन किया गया है पहली दफा। तो कानून का मसला नहीं है, हम बहुत दफा से बात कर चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। जल्दी से भट्टी साहब का मैं पॉइंट ले लूं, उसके बाद मज़हर साहब के पास जाना है। अलीना देखिए, इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है जी मज़हर साहब। मैडम शेख, पहली बात ये है जैसे अभी मैमल ने कहा कि 359 केसेस रजिस्टर हुए हैं, अभी मैमल, इनमें से कितनों को सजा मिली है? मेरा कंसर्न ये है, अगर 359 में से 300 को लटका दिया जाता, फांसी दे दी जाती, नामर्द कर दिया जाता, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। मसला ये है भट्टी साहब को यकीन करने को तैयार ही नहीं है। सब कुछ बहुत हो गया, आप किस तरह के वाकयात हो सकते हैं, ऐसे वाकयात मदारिस में भी हो सकते हैं, स्पेशल करें। और मैं कह रहा हूं 2-4 बेगुनाह लटक जाएंगे, 2-4 बेगुनाह लटक जाएंगे, 2-4 बेगुनाह लटक जाएंगे, कोई हर्ज नहीं। 2-4 बेगुनाह, इस मुआशरे से ये लानत खत्म हो जाएगी, मतलब एक भी किसी इनोसेंट इंसान की इस तरह तो नहीं। मतलब ये है कि सजाएं दें, सजाएं दें, सजाएं। कन्विक्शन रेट ही नहीं है भट्टी साहब, तो सजाएं। भट्टी साहब, अच्छा ठीक है, ये नहीं। और अगर एक इनोसेंट इंसान खुदा ना खास्ता अगर उसको सजा मिल जाती है, जुर्म है, तो 360 जो मुजरम है वो बच गए, उनका क्या सजा तो आगे की बात है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी, मैं मज़हर साहब का लेना चाहती हूं कमेंट, मुझे फिर क्लोज करना है। मज़हर साहब, मुझे ये बताएं, ये सब कुछ अगर हो जाए, आपकी सोसाइटी उस विक्टिम के साथ खड़ी होगी जो विक्टिमाइज हुआ है, जिसके साथ अब्यूज हुआ है? आप जरा एक सर्वे कर लें कि जो अब्यूज, चाहे वो खवातीन हो, बच्चे हों, उनको सोसाइटी किस तरह देखती है? वो तो विक्टिम है ना, उसको इस तरह देखा जाता है जैसे वो अक्यूज्ड है, उसको इस तरह देखा जाता है जैसे वो सस्पेक्ट है, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है।
जो विक्टिम होता है, जब तक सोसाइटी विक्टिम के साथ आके नहीं खड़ी होगी, ये माशरा कभी भी बेहतर नहीं होगा। जब तक आप विक्टिम को गले नहीं लगाएंगे, ये माशरा कभी भी, आप लाख लोगों को सजा दे दें, लेकिन उसके बाद आप कहते क्या हैं, अरे यार इसके साथ तो ये वाकया हुआ था। अगर वो लड़की है तो उसकी शादी का मसला हो जाता है। एग्जैक्टली वही पॉइंट जब हम लोग बार बार बात करते हैं कि सजा दे दो, ब्लेमिंग लटका दो, नामर्द कर दो। जो जिसके साथ जुर्म हुआ है उसको कसूरवार नहीं ठहराना है, उसके ऊपर सवालात नहीं हमने करने हैं, उसके साथ हमने हमदर्दी करनी है। द बेसिक पॉइंट। और सबसे बड़ी बात जो हमने कई दफ़ा इससे पहले भी डिस्कस किया और अभी भी करते रहेंगे, इन इश्यूज़ के ऊपर खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है, सबको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। जितना हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे उतना लोगों में रुझान आएगा, पता चलेगा, हिम्मत आएगी कि अगर कहीं पे भी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास इस तरह की कोई वाक़या हो रहा है, बात हो रही है, तो अब खामोशी नहीं, बताएं, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और यहीं से फिर आगे चीज़ों की बेहतरी की शुरुआत होगी। इजाज़त चाहेंगे आपसे, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।